पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का सूबा बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, उसमें यही एक वाहिद ऑप्शन है। 370 एक्चुअल था, आपका ख्याल है कि उस पर जरा सबसाइड हो गए? ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको उन्होंने कहा कि ये स्टेट के अंदर स्टेट कैसे, तो इंडिया के अंदर तो है ही स्टेट्स। उनकी मोहब्बत अपने मजहब से दूसरे मजाहब के साथ नफरत की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रही है। डू यू थिंक इट्स अफेक्टिंग ओवरऑल इन द सोसाइटी आल्सो? वो अगर मुसलमानों के दुख को नहीं समझेंगे तो फिर वो खुद भी नहीं बच सकेंगे उन रियासतों में जिनको जमहूरी रियासत मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो कभी भी परवाह नहीं पड़ सका। देखें, अमेरिका में आपने सुना है कि कोई कैलिफोर्नियन हो, और हम बलोची हैं, सिंधी हैं, पठान, पंजाबी, गवाह का रहने वाले गवाहियन हो। इट वॉज अ वेरी शेमफुल एक्ट के जहाँ पे ये कहा कि मुस्लिम लेडीज आर देयर फॉर द सेल एंड थिंग्स लाइक दैट। हिंदुस्तान में हालात कैसे चल रहे हैं और लोगों की जिंदगियों पे किस तरह गवर्नमेंट के मामलात असरात छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ मुझे यह भी देखना है कि कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे गवर्नमेंट्स दोनों तरफ की क्या करने जा रही हैं। और मेरे साथ हैं सुहेब मरगूब साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बात ये बताएं कि यहां पे डंडोरा पीटा जा रहा है कि कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का सूबा बनाया जा रहा है, कोई हकीकत है इसमें? देखिए, इसमें जो मेरी छठी हिस्स कह रही है, हो सकता है वो गलत भी हो, कि ऐसा मुमकिन है। और ये जल्द या बदेर जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है उसमें यही एक वाहिद ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है। हल्के मैटर करते हैं इंटरनेशनली नेशनली उनके रेफरेंस में। और दूसरी बात यह है कि जो इंडियन कश्मीर था उसके लेने का तो ज़ाहिर है अब उन्होंने जम कर लिया, और हम खुद ये चीज़ ऑन कर रहे हैं कि उनका जो आर्टिकल 370 था वो उस पर एतराज़ नहीं है, 335A पे एतराज़ है। 35A का मतलब ये कि आप उनको सिविल राइट्स सारे दे दें, जमहूरियत दे दें, और उनको राइट्स दे के तो फिर आप उसको उसके अंदर एक जैसे भी इंडियन स्टेट में रखना चाहते रख लें। जो बाइडेन ने जो पहली स्टेटमेंट जारी की थी इंडियन कश्मीर के बारे में, उसमें उसने उसको यूनियन टेरिटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अच्छा, लफ्ज़ उसने प्रॉपर इस्तेमाल किया, यूनियन टेरिटरी का। जब और अभी तो वो नया नया आया था, और उसकी जो स्पोक्स वेमेन थी वाइट हाउस की, उनसे भी जब तर्जमानों से सवाल हुआ तो उन्होंने भी इसके गोल मोल से जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मकसद उसका ये था कि उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी मान लिया है। अब अगर अमेरिका ने कोई शय मान ली है तो हमारा क्या? और हम भी 370 को ना वे ये कहते हैं कि नहीं। अच्छा सर, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाए तो वो तो पूरी दुनिया में हम ये कहते हैं ना कि इंसानों के जो बुनियादी हकूक है उनको दिए जाएं, उनके सिविल राइट्स दिए जाएं, उनको तंग ना किया जाए। ये तो ह्यूमैनिटेरियन साइड पे आ गई, लेकिन जो 370 एक्चुअल था, आपका ख्याल है कि उस पर जरा सबसाइड हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। जो उनका मेजर था ना कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको उन्होंने कहा कि ये स्टेट के अंदर स्टेट कैसे, तो इंडिया के अंदर तो है ही स्टेट्स। ठीक है, उसने तो अमेरिकन पैटर्न को फॉलो करके, जैसे अमेरिका ने कहा कि हमारे अंदर एक कैलिफोर्निया वो भी स्टेट है, हमारे अंदर अपना वाशिंगटन, इस तरह के मतलब जितने भी उनके 50 के करीब उन्होंने वो कहा कि ये सारी स्टेट्स हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा सीक्वेंस देख लें, जो इवेंट्स हुए उसको देख लें कि हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सूबा बन गया, वहां पे कश्मीर का 370 स्टेटस उन्होंने खत्म कर दिया, और अगर हमारे यहां पे भी ये प्रोविंस बन जाता है तो यू सी के कश्मीर का मसला हल हो रहा है, और मसले का हल यही है। देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा आलमी है इस रीजन का, और इस रीजन से हटके जहाँ जहाँ भी अपना ये कॉलोनी बनाई गई हैं, कॉलोनाइजर जितने भी थे वो जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, इवन यूरोप में भी जहाँ जहाँ बनी हैं, तो वहाँ उन्होंने उसको डिवाइड ही किया है मुल्कों को उनके सेक्टेरियन पे। और इस पे तो बहुत सी रिसर्च हो चुकी हैं कि यूके ने और अपना उन्होंने ये फ्रांस ने कॉलोनियों को तकसीम किया है अपनी नस्ली बुनियादों पे, और उनको उस पे ताकि बाद में वो सेटल ना हो सकें। यहाँ भी यही हुआ, उन्होंने यहाँ पे भी जो लिसानी और मजहबी थे वो कर दिए। अब आप देखें कि इस रीजन में हम अभी तक अपने आप को किस पस मंज़र में देख रहे हैं, और जी नाराज़ बलोचों को कौमी धारे में लाना है। भाई क्यों नाराज़ हैं, कौन सी नाराज़गी है? हमने कौन सा कोई किसी की भैंस वैंस चोरी कर ली है कि भाई हमसे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं? वो एक तबका है जिसने लोगों को राइट्स नहीं दिया। असल में जिस मुल्क में भी जब हम ऐसे तबकात पैदा कर देंगे जो खुद को हुक्मरान समझना शुरू हो जाएंगे, स्टेट के अंदर स्टेट बना लेंगे। हम समझते हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो स्टेट के अंदर स्टेट हैं, वो भी होंगे, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो वडेरे जिसको कहते हैं, वो भी स्टेट के अंदर स्टेट बना के अपने रूल नाफिज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो कभी भी परवाह नहीं पड़ सका। देखें, अमेरिका में आपने सुना है कि कोई कैलिफोर्नियन हो, अमेरिका में आपने सुना है कि ये सैन फ्रांसिस्कन हो,
आपने सुना है कि ये कॉलरेडियन हो? ठीक है, ठीक है, सब हमारे अमेरिकन है, बाय द एंड ऑफ द डे। इंडिया में आप देखें, किसी ने कहा कि मैं यूपीएन हूँ, और हम बलोची हैं, सिंधी हैं, किसी ने पठान, कहा कि पंजाबी। मैं गवा का रहने वाले गवायन हूँ, किसी ने ठीक है। कहा है कि मैं कर्नाटकियन हूँ। ठीक है। नहीं कहते। लेकिन- और सर एक बात आखिरी जुमला, कि जो कहते हैं उनको इंडिया कैसे बदनाम करता है? ये निक्सल है, ठीक है, ये मिनीपुरी है, क्या टेररिस्ट है? राइट राइट राइट। अब इंडिया के हवाले से बात करते हैं। मुझे पिछले दिनों ट्विटर पे एक कैंपेन चली मुस्लिम खवातीन के हवाले से, और इट वाज अ वेरी शेमफुल एक्ट के जहां पे ये कहा कि मुस्लिम लेडीज आर देयर फॉर द सेल एंड थिंग्स लाइक दैट। उस पे ट्विटर में कुछ अकाउंट तो बंद कर दिए, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप एक लिमिटेड हद तक एक्शन करते हैं, बट यू डोंट रियलाइज कि एक मजहबी एस्पेक्ट है, एक पूरा एक मजहब है जो डिस्टर्ब होता है, और जब खवातीन की इस तरह से आप इंसल्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना बुरा सोसाइटी पे जाता है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, वर्ल्ड वाइड जो एसोसिएशन बनी हुई है परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस के रोकथाम के लिए या उनके अपना सिक्योरिटी के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो रियासतें अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं, अपनी मेजॉरिटी के को जमहूरियत बता रही हैं, वो हर मज़हब को खा जाएंगी। चाहे जो उनका रिलीजियस स्टेट का मज़हब नहीं है, उसके अलावा वो सारे मज़हब को एब्जॉर्ब कर लेंगे या उनको मार देंगे, या वो, क्योंकि वो चल रहे हैं। देखें, इंडिया चल रहा है अपने उसकी फ़िलासफ़ी पे, अपना RSS की, जिसमें गॉड से जो है वो हीरो है, जो अपना लिबरलिज्म के, जिसको हम कहते हैं ना महात्मा, उसको मार देता है। ठीक है। वो उनका हीरो बन गया। अब सर RSS, BJP, ABVP जो उनके स्टूडेंट्स के विंग्स हैं, ये सारे वहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो जिसके लिए बाकायदा विंग्स बनाए गए, जिसके लिए अपना जो मोदी साहब के एक राइट हैंड हैं, उन्होंने बाकायदा एक फोर्स जनरेट की 12-15 हज़ार की, कि हम ट्विटर पे और दीगर मीडिया पे अपनी फेक कैंपेन लॉन्च करेंगे। अब उसमें यहाँ तक हुआ कि एक इदारे ने, इंडियन इदारे ने डाला कि हम गए एक बड़ी अदाकारा के पास, हमने कहा कि जी हम BJP से आए हैं और हम ये कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम जो मर्जी करो। मरना था उसने ना करके, तो उसने उनको परमिशन दे दी। फिर उसने उनकी तरफ से एक फेक चीज़ डाल दी। उनके कहने का मतलब ये था कि आप BJP के नाम पे किसी को भी मार धाड़ किसी तरह की को डाल दें, अदाकारों को, गुलकारों को, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। अदाकार इसलिए ज़रूरी हैं कि उनकी फ्रेंड्स फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ठीक। अगर आप किसी बड़े अदाकार के फ्रेंड्स फॉलोइंग को यूज़ करेंगे तो आप एक हेट का जो अपना आपका नज़रिया है वो वर्ल्ड वाइड फैल जाएगा। अब सर ये हुआ जिसका आपने जिक्र किया कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे उभर रहे हैं जो मतलब फ्यूचर के लीडर्स बन सकते हैं। मसलन राना अयूब एक कॉलमनिस्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट पे लिखती हैं, और भी उनके हैं। इसी तरीके और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो निकल रहे हैं, कोई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आ रहा है। ये सारी एक लीडरशिप उभर रही थी। अब उन्होंने कहा कि इन सबको जो है ना कहीं रास्ता रोका जाए। अब राना अयूब को तो पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसके पीछे बड़े इंटरनेशनल इदारे थे। जैसे उन्होंने पिछले दिनों एक अपना NGO की लड़की को पकड़ा, लेकिन पीछे जो अपना एनवायरमेंटलिस्ट है वो सारे खड़े हो गए, तो उसको ज़मानत कराना पड़ गई उनको, इंडियन स्टेट को। अब इनके ख़िलाफ़ उन्होंने हेट, एक तो इन पे अकाउंट्स में बाकायदा इनके ग्रुपों में व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस आए कि हम आपको मार देंगे, आपको रेप कर देंगे। ऐसे जितने भी लीडर्स हैं, मैं ये एक की बात नहीं कर रहा, जर्नलिस्ट के बहुत से लीडर्स की बात कर रहा हूँ कि हम आपका मर्डर कर देंगे। मुस्लिम गर्ल्स फॉर सेल, मुस्लिम वीमेन फॉर सेल, उनकी जो अपना आगे के ये सेक्स ऑब्जेक्ट हैं फॉर किसके, हिंदूज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, इस पे एक इंडिया में NGO है बनी हुई है अपना CGP सिटीजन्स जस्टिस एंड पीस कमेटी जो है, उसने कंप्लेंट लॉन्च की। ट्विटर ने थोड़ा सा ज़रा उस पर सुस्ती दिखाई। बाद में फिर जब वो शोर हुआ तो मई में उन्होंने इस पर इनके दर्जन से ज़्यादा जो मेन थे वो पहले फ्रीज़ किए। लेकिन साथ में जो एक मुसलमान था आसिफ मोहम्मद, उसने 400 जो उसके लिंचिंग के केसेस थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ 2017 से 20 तक के, वो भी उसने अपने पेज पर डाले हुए थे, वो भी सस्पेंड कर दिया। अच्छा, ओके। मतलब उसने बराबरी का जो था ना, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए कि जहाँ हिंदुओं की ने मुसलमानों को लिंच किया, उसकी जो उसने कंपाइल किया, उसने कहा मुझे एक लड़के का फ़ोन है दोस्त का रात को कि यार तुमने अकाउंट बंद कर दिया। वो कहता मैंने जल्दी अकाउंट खोला तो पता लगा कि अकाउंट सस्पेंडेड। हाँ, ठीक है। तो वो भी उसने सस्पेंड कर दिया, तो हाथ बराबर रखा। अच्छा, ट्विटर ने इंडिया को लेटर लिखा कि हम आपकी जो IT रूल्स की बालादस्ती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके मुताबिक चलेंगे।
अब उनके आईटी रूल की बालादस्ती क्या है कि हमारे हिंदू रिलीजियस जो स्टेट है इंडिया की, उसमें किसी भी अपोजिशन की गुंजाइश कोई नहीं है। इंडिया में अब ये थ्योरी हो रही है कि एक तो है ना कि मेजॉरिटी का रूल वो भी ख़त्म हो गया, अब है कि एक रिलीजन का रूल, और वो भी उसमें वो भी ऐसा रूल जिसमें डिसिडेंट जो है वो एंटी स्टेट है, एंटी स्टेट। अब मैं आपको सर एक वो बात बताऊं, हमारे यहाँ एक मुकदमा दर्ज हुआ था सियासतदानों के खिलाफ, बगावत का, गद्दारी का। सारे मीडिया ने जो है ना वो उधम मचाया, जिसमें हमारा एक जो मीडिया वो तो तमाम हदें क्रॉस कर गया। इंडिया में सिर्फ एक स्टेट में चंद 2-3 सालों में 7,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की। एक ही एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट क्या है? एक आदमी ने, एक मुसलमान ने झंडा लहराने का कहा कि मैं इंडियन फ्लैग के साथ कश्मीर का झंडा लहराऊंगा, ओके, बगावत पे अंदर हो गया। एक आदमी ने डाला कि गाय के यूरिन से कोरोना ठीक नहीं होता, हाँ, बगावत में अंदर हो गया। ओके। अच्छा, एक ने डाला कि जी ये गाय का जो दीगर गंद है वो उसका कोई साइंटिफिक क्लू नहीं है, बगावत में अंदर हो गया। अच्छा, इस पे भी कंपेन चली। अब सर मैं आता हूँ एक और भयानक पहलू की तरफ, कि ये जो बड़ी रियासतें कहती हैं कि हम आज़ादी राय, हमारे यहाँ तो एक साफ़ी अंदर हो जाए तो या साफ़ी का डाटा मांग लें। आप देखो ना, ये हामिद मीर जैसे उठ के कहते हैं कि जी ब्यूरो जी फ़लाँ एजेंसी ने मेरा अकाउंट जो है वो चेक करने की कोशिश की, मोबाइल पे मेरे फ़ोन को सुनने की कोशिश की। ट्विटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो उसने 6 महीने की जारी की है, 6 महीने की रिपोर्ट में ट्विटर ने ये कहा है कि 199 इंटरनेशनल सहाफ़ियों का डाटा मांगा गया है, और इसमें से दर्जनों के ख़िलाफ़ बाकायदा केसेस भी बनाने की कोशिश की गई। उनके काफ़ी सारे अकाउंट्स फ्रीज करने की, 350 से ज़्यादा अकाउंट्स जो इनके फ्रीज करने की दरखास्तें, एप्लीकेशंस आई कि इनको फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है सर, 4 बड़े मुल्कों ने, जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जो कहलाता है इंडिया, उसके बाद सबसे अच्छा जमहूरी मुल्क कहलाता है अमेरिका, और एक जमहूरी मुल्क है जिसको जापान कहते हैं, एक साउथ कोरिया। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 90% सहाफ़ियों, सियासतदानों और अपोजिशन का डाटा मांगा। ठीक है। अमेरिका 34% इमरजेंसी डाटा मांगने वालों में, क्योंकि फौरी दो, हमें जल्दी बहुत है, ठीक है, देर की तो अमेरिकी रियासत जो है वो क्राइसिस में चली जाएगी। 34% अमेरिका, 17% जापान, 16% कोरिया और 25% इंडिया। ठीक है। कितना बना? 100% ऑलमोस्ट। अच्छा, अब सर ये है कि जो वॉल्यूम के हिसाब से डाटा मांगा जा रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से वो है इंडिया 25%, जापान के बाद। ठीक है। जापान सबसे आगे। ये था इमरजेंसी डाटा के फौरी दो। हाँ। अब एप्लीकेशनें गई 38,000 प्लस, 38,900 और कुछ आगे 5 भी है, और इसमें अकाउंट फ्रीज करने की बात हुई 1,31,000 के करीब। ट्विटर कहता है कि हमने इतने नहीं किए, हमने बड़ी मेहरबानी की और कोई 30% के करीब कर भी दिए। सर बात यह है कि इस वक्त जो कहते हैं कि हम इजहार राय के हक में हैं, वो साथियों को भी क्रश करें ट्विटर पे, वो ट्विटर को भी क्रश करें अपने रूल्स में। हाँ, ठीक है। तो सर एक पूरी मजमूई कैंपेन थी जो इंडिया में लॉन्च हुई मुसलमानों के खिलाफ। ट्विटर बेस बना, एक हथियार बना, और इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है कि ये जो सोशल मीडिया है ये हेट को कितना का प्रोपेगेट कर रहा है, और इनका हथियार किस तरह से बनता जा रहा है। ठीक है। अब फिर इस पर रिसर्च अभी चल रही है। ठीक है। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप इजहार राय के हवाले से हम इस तरीके से एक डिस्पैरिटी शो करेंगे कि कुछ जगहों पे हमने हल्का हाथ रखा, कुछ पे सख्त हाथ रखा, तो जहाँ पे हिंदू हैं वो, अगर उनकी एक परसिक्यूशन की हम बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने इस तरह की परसिक्यूशन की, लेकिन दे गेट इनकर्ज्ड, दे शो द सिमिलर हेटेड टुवर्ड्स द क्रिश्चियंस आल्सो। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त दिल्ली में एक चर्च जो है उसको बुलडोज किया गया, उसको गिराया गया, उसी तरह जिस तरह पहले मस्जिदें गिराई जा रही हैं। तो अब आप रोक नहीं सकते, उनकी मोहब्बत अपने मजहब से दूसरे मज़ाहिब के साथ नफरत की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रही है। डू यू थिंक इट्स अफेक्टिंग ओवरऑल इन द सोसाइटी आल्सो? बिल्कुल सही आपने जो है ना वो ईसाइयों के, मसीहों के दुख को समझा। बात सर ये है कि इस वक्त के जितने भी ममालिक हैं जो समझ रहे हैं कि रिलीजन भी कोई चीज़ है और इसकी भी कोई आज़ादी होनी चाहिए, वो अगर मुसलमानों के दुख को नहीं समझेंगे तो फिर वो खुद भी नहीं बच सकेंगे उन रियासतों में जिनको जमहूरी रियासत मानते हैं। ठीक है।
अगर ये मुआलिक कहते हैं कि चाइना में जो है ना वो एक ग्रुप की प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में तो सबकी हो रही है। ना ठीक, सिखों की भी हो रही है, मुसलमानों की भी हो रही है और ईसाइयों की भी हो रही है, और ये बढ़ती जाएगी। अब सर बात यह है कि जो तारीखी चीज़ें हैं, चाहे वो लीगल हों चाहे इलीगल हों, हमारे पास भी बेशुमार है, उनका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिलेगी। इंडिया में भी ऐसे है कि जो तारीखी हैं उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी। इन्होंने एक मस्जिद उत्तर प्रदेश में शहीद करा दी और साथ कह दिया कि जी अपना ये इसके डॉक्यूमेंट नहीं थे, हाई कोर्ट का स्टे मौजूद था। उसके बाद उनको पता था कि उलमाए कराम ने आवाज़ उठानी है, उन्होंने पहले ही सब के खिलाफ UAPA एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए, वो सारे भाग गए। अच्छा, अब जो सामने आ रहा है, जैसे यहाँ होता है ना FIR में और दीगर, हाँ ठीक है, तो और दीगर में बाकी जो आ रहे हैं वो भी अंदर हो रहे हैं, आ जाओ भी तुम भी दीगर हो। अब सर ये है कि इंडिया में उत्तर प्रदेश बन गया एक बेस्ड कैंप लोगों के, एक इंडियन उसके अपराइजिंग के लिए। अब वहाँ से अपराइजिंग एक्सपोर्ट हुई दिल्ली में उन्होंने एक तारीखी किस्म के चर्च को जो है ना वो ये कह के रेस कर दिया कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इलीगल है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है। अब अरविंद जो केजरीवाल साहब हैं उनको ये मुसीबत पड़ी कि कहीं इंटरनेशनल मीडिया में मेरे खिलाफ कंपेन ना हो। उन्होंने कहा कि ये तो यूनियन के कंट्रोल में, इसको अमित शाह वज़ीर दाखिला बराह रास्त कंट्रोल कर रहे हैं। अब सर ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो बहुत सी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इंडिया में कानून साजी की हम बात करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कानून साजी रिसेंटली यूपी में हुई और उसमें ये कहा गया कि जिस शख्स के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेगा, स्टेट उनको खाना पीना नहीं देगा, शायद स्कूलों में दाखिले भी नहीं होंगे। ये कानून साजी यूपी में हो गई और बाकी रियासतें भी इससे इंस्पिरेशन ले रही हैं। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, यूपी जो है ना वो ऐसा बेस बना हुआ है ऑर्थोडॉक्स टेरर किस्म के हिंदुओं का, जिसके लिए बड़ा नरम सा लफ्ज़ इंटरनेशनल मीडिया में इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्रॉन अपना उसका। अब एक्चुअली उनको करना चाहिए सेफ्रॉन टेररिज्म। अब सर बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब रहते तो बेबस नहीं है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उनको 3.5% उनका शेयर है उसमें अपना ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी मीन जो एस्टेब्लिश जो ग्रेड 16 तक के ऑफिसर हैं, मतलब क्लर्क टाइप छोटे ऑफिशियल्स में। तो उन्होंने जब प्रेशर आया कि ये मुसलमान बढ़ रहे हैं, तो यूपी ने जो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हम बड़ा इसका आसान सा हल है। इंडिया में बहुत से जो बेरोजगार हैं या जिनके जो गुर्बत की लकीर से नीचे, उनको खाना के लिए स्टेट कार्ड देती है। उन्होंने कहा जी ये 4 की बजाय 2 के बच्चों को मिलेंगे, माँ बाप मिला लो तो 4 हो गए। हाँ, अगर किसी के दूसरे बच्चे में ट्विन पैदा हो गया या ट्रिपलेट हो गया तो फिर उनको 5 मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, 6 भी मिल सकते हैं अगर ट्रिपलेट कहीं से पैदा हो गया तो उस सूरत में तो ठीक है। अगर किसी के 2 बच्चे जो पहले हैं वो माजूर हैं, एक माजूर है, तो तीसरा कर सकता है। बाकी वो सियासत में नहीं आ सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फलाना नहीं कर सकता, और उसकी कॉप में तमाम बल्दियाती और इदारों को दे दी। उनको नौकरियों से भी निकाला जा सकता है, जिसका एक बच्चा होगा उसको नौकरी भी मिल जाएगी, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे। और साथ उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को कंट्रोल ना किया ना तो हमारे वसाइल खत्म हो जाएंगे, हम तो भूख से मर जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मेरा ख्याल है टारगेट किया गया। ठीक है, लेकिन अब आगे जर्नलिस्ट भी बैठे हैं कुछ हमारे जैसे, आप जैसे, वो भी बड़े उनकी नजरों में शैतान किस्म के हैं। तो उन्होंने रिसर्च की नेट पे जाके कि जी MLA और उनके जो सियासतदान जो है उनके कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब पता लगा कि बीजेपी के 3-4 MLA ऐसे MP ऐसे हैं जिनके 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं? अच्छा, माशाल्लाह। 4-5-6 ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो लाइफ 50% ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, 52% एग्जैक्ट फिगर। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ पार्टीज भी आ जाती हैं, सिर्फ बीजेपी अकेले नहीं है, मतलब ये 52% ओवरऑल जिनके 2 से ज्यादा, जिन पे लॉ अप्लाई हो जाएगा। अगर लॉ को इंडिया ध्यानदारी से अप्लाई करे ठीक है। अब इसका अल्टीमेट नुकसान मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को नहीं होगा, क्योंकि देखें जो हायरार्की में आ रहे हैं वो तो मुसलमान है ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी पे एक MPA जो है उनका जो मरकजी असेंबली का मेंबर है, एक लोकसभा का, एक है मुसलमान। ठीक है। तो अच्छा, अब बाकी सारे हिंदू हैं जिसमें ये 8, 10, 12 तो सीधी पारी हो जाएंगे, जिनके 10 हो हैं, बाकी भी हो जाएंगे जो 52% हैं। तो नई क़यादत उभर सकती है।
लेकिन ये है कि इससे इंडिया में जो आबादी है उसको शायद मतलब कहीं कंट्रोल करने में मदद मिले या ना मिले, जो भी है, लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान हिंदुओं को ही होना है। हिंदुओं को, ठीक। पावर एकदम जो जैसे हमारे यहाँ बदलियाती इलेक्शन के बाद नई क़यादत आ गई थी, तो अगर ये नाफिज हो गए। अच्छा, इस पे एक जो कांग्रेस के साबिक वजीर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक उस पर डाला था कि जरा बीजेपी के एमपी ये भी बता दें कि उनके इलीगल बच्चे कितने हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट राइट, इलीगल कितने हैं? हाँ ठीक। तो सर ये एक अलग चीज है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस पे बड़ी आगे दिलचस्प बहसें होनी है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि इंडिया के अंदर हालात कैसे हैं, और एट टाइम्स चूंकि हमारे मुल्की हालात इस तरह के हैं, हमारे यहाँ की सियासत बहुत गर्म है, अफगानिस्तान का मामला चूंकि हम हर रोज़ उस पर बात कर रहे होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे नेबरहुड में जो मामलात हैं उनकी इंटेंसिटी किस तरह की है। बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है, और ख़ास तौर पे जो हमने मुसलमानों की परसिक्यूशन की बात की, दैट नीड टू बी हाईलाइटेड। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो ट्विटर है या फेसबुक है, उनका जो बायस है, उस बायस को एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ये आज जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दिस वेपन इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट यू वेरी सून। एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है, जहाँ पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर, विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू।